जनवरी 2003 एक कप्तान और उसका जहाज अटलांटिक महासागर में मुसीबत में है। फिनलैंड के मालवाहक जहाज कैमिला के चालक दल को इसके 7000 हॉर्स पावर के इंजन को चालू करने में कठिनाई हो रही है। इंजन पूरी रात बार बार खराब होता रहा है। जब इंजन ने काम करना बंद कर दिया तो तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। विशाल 12 सिलेंडर इंजन का ऑयल फिल्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए इंजन के क्रैंकशाफ्ट को लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल नहीं है। लगातार घर्षण के कारण इंजन जाम होकर बंद हो गया है। कैप्टन जानते हैं कि बिना इंजन पावर के वे और उनके 15 क्रू मेंबर फंसे हुए हैं। 28 वर्षीय तीसरे अधिकारी मायोसोरी समंदर में काम करने के रोमांच को पसंद करती हैं, लेकिन ये उनके लिए एक नया और डरावना अनुभव है। जब पता चला कि इंजन ठीक नहीं होगा तो लगा कि ये नामुमकिन स्थिति है। शिप सेंट जोन्स बंदरगाह से 4500 किलोमीटर दूर फंसी हुई है। कनाडा के पूर्वी तट पर ग्रैंड बैंक में इंजन खराब होना सबसे बुरा है। यहाँ वाटर सैलो है। एक उथला समंदर विशाल लहरें पैदा करता है। सर्दियों में 7000 से अधिक जहाज डूब चुके हैं और अब इसमें भी बुरी खबर आ रही है। दक्षिण पश्चिम में एक चक्रवात आ रहा है। हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लहरें 24 मीटर तक उठेंगी, इतनी की शिप को डुबाने के लिए पर्याप्त है। तूफान अभी घंटे दूर है। कैप्टन जानते हैं कि मदद भी दूर है। क्रू को बचाने वाले को तूफान से तेज भागना होगा। सबसे नजदीकी टग बोट 20 घंटे दूर है और यही एकमात्र उम्मीद थी। हालांकि पता था कि इनकी स्थिति अनसर्टेन थी। कैप्टन इसे दिखा नहीं सकते थे, वरना हर कोई चिंता करने लगता। कैमिला सिर्फ आगे बढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए वह तूफान का सामना नहीं कर सकती। चक्रवाती लहरें विशाल लहरें बनाती हैं, जो खिड़कियां तोड़ सकती हैं, माल बिखेर सकती हैं और जहाज तक पलट सकती हैं। जब लगा कि तूफान उन्हें टक्कर मार देगा तो खुद को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ा। एक टग बोट उन्हें बचाने आएगी। उसे तूफान से भी तेज गति से आगे निकलना पड़ेगा। 2 घंटे बाद कैनेडियन फोर्सेस बेस पर बाहर का हालचाल पूछा गया। फंसे हुए शिप से 600 किलोमीटर से भी अधिक दूर 103 सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड्रन का मुख्यालय है। अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलट मेजर गिलबर्ट ड्यूटी पर पहुंचते हैं। अगले कुछ घंटों में उन्हें जीवन मरण के फैसले लेने होंगे, क्योंकि वह और उनकी टीम 16 नाविकों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने जाएगी। तूफान शिप के करीब आता जा रहा था। कोई टग बोट शिप के पास तूफान से पहले नहीं पहुंच सकती। कैप्टन को अपनी टीम को बचाने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जब उन्होंने जहाज छोड़ने का फैसला शुरू किया तो यह निश्चित रूप से उनके जीवन और पूरे नौकायन करियर का सबसे कठिन निर्णय था। फाइनली कैप्टन ने सच्चाई सबके सामने रख दी जब उन्होंने पूछा कि लाइफ बोट में कितने लोग आएंगे। जहाज अब इतनी बुरी तरह हिल रहा था कि लाइफ बोट में भागने की कोशिश करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सभी 16 लोगों की उम्मीदें बस इस बात पर टिकी है कि तूफान आने से पहले एक हेलीकॉप्टर उन तक पहुंच जाए, लेकिन सबसे नजदीकी हेलीकॉप्टर गर्डर बेस पर है, जो 618 किलोमीटर दूर है। सेंट जॉन्स सबसे नजदीक था। पूरा सफर 1000 किलोमीटर से अधिक होगा। हेलीकॉप्टर का एक बार में फुल टैंक फ्यूल लेकर आना और वापस लौटना संभव नहीं था। समंदर के बीच हाइबर्निया एक ऐसा पॉइंट था जो उनकी मदद कर सकता है। स्टेशन से 150 किलोमीटर दूर हाइबर्निया प्लेटफॉर्म पर फ्यूल भरवाएंगे। इससे हेलीकॉप्टर पूरी यात्रा कर पाएगा। जैसे जैसे तूफान जहाज के करीब आता जा रहा था, मौसम की स्थिति और खराब होती जा रही है। जहाज को पूरी तरह से छोड़ने से पहले इसे पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए। बेस पर हेलीकॉप्टर समंदर में निकलने की तैयारी में थी। उड़ान भरने से पहले जांचा जाता है कि सभी इक्विपमेंट सही काम कर रहे हैं या नहीं। फाइनली तूफान के बीच हेलीकॉप्टर उड़ान भरती है। रेस्क्यू हेडक्वार्टर ने कैप्टन को वार्निंग दी है कि यह निश्चित नहीं है कि हेलीकॉप्टर आप तक पहुंच पाएगी। अगर हवा तेज हुई तो हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। हर किसी के मन में सवाल था कि अब वे हमें वहां से निकाल पाएंगे या नहीं। जल्द ही हेलीकॉप्टर पायलट ने कंफर्म किया, पायलट की हाइबर्निया रिग पर फ्यूल भरने की योजना टूट गई है। उन्हें अभी अभी सूचना दिया गया है कि वहां से उन्हें फ्यूल नहीं मिल सकता। जानकारी मिली थी वहां का ईंधन खत्म हो गया है। वहां बहुत सी नावें आती रहती हैं। विडंबना यह है कि उन्हें नहीं मिला। फ्यूल के लिए दूसरे रिग की ओर मुड़ना पड़ा। ये जा रहे थे हेरनी गुड रिज की ओर। ये वहां से 35 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। इमरजेंसी यात्रा में 10 मिनट और जुड़ जाएंगे। अब तूफान से आगे निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। ये 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब आ रहा है। यह रिग एक फ्लोटिंग रिग है जो समंदर तल से बंधा नहीं है, इसलिए तेज हवाओं में लैंडिंग करना बेहद खतरनाक है। हालांकि इससे पहले फ्लोटिंग रिग पर लैंडिंग नहीं किए थे। इस कठिन प्रक्रिया में कौशल और हिम्मत चाहिए। इस पल को कैद करने के लिए रिग के पास पहुंचे ही थे कि एक रेस्क्यू टेक्नीशियन कैमरा चालू कर देता है। फाइनली हेलीकॉप्टर सेफली लैंड कर जाता है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर के प्लेटफॉर्म से उड़
जाने का खतरा है। इसे रोकने के लिए रोटर ब्लेड को उल्टा करना था। यह नीचे की ओर बल उत्पन्न करता है और हेलीकॉप्टर को लैंडिंग पैड पर दबा देता है। उन्हें खुद को रिग पर चिपका लेना चाहिए था, जबकि शिप पर कैप्टन जहाज छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। जबकि हेलीकॉप्टर को प्लेटफॉर्म से शिप के पास पहुंचकर चालक दल को बचाने के लिए 75 मिनट ओवर करने और सेंट जोन्स वापस 477 किलोमीटर उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन है। पर उड़ान से ठीक पहले एक अनहोनी हो गई। संचार में कुछ गड़बड़ी हो गई। कैमरेट्स की कम्प्लेक्स फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। सामने की दो बातें कर पा रहे थे, पर पीछे बैठे लोग इंजीनियर रोब डीगो से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। होस्टिंग के लिए बात करना जरूरी है। अब मेजर के सामने एक दिल दहला देने वाला फैसला है। आगे बढ़ें या मिशन को पूरी तरह रद्द कर दें। इन्हें लगा वे नहीं कर पाएंगे। अगर बात नहीं हुई तो इन लोगों को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्रू को लगा कि वे फंस गए हैं और वापस जाना होगा। सूर्यास्त होने में सिर्फ 75 मिनट बचे हैं। शिप तक पहुंचने और 75 मिनट का होस्टिंग करने के लिए समय बहुत कम है। आखिरकार सफलता मिली। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस देरी में और कीमती 15 मिनट गंवा दिए। दूसरी तरफ शिप में कैप्टन सर्वाइवल सूट पहनने को कहें। यह वाटर प्रूफ न्यूफ्रीन ड्राई सूट है, जो एक सिंथेटिक रबर है जिसमें लाखों छोटे एयर बबल हैं। ये बबल इंसुलेशन देते हैं और तैरने में मदद करते हैं। ड्राई सूट गर्म रखते हैं क्योंकि ये कपड़ों को हवा पानी से बचाते हैं। इसके बिना अटलांटिक के ठंडे पानी में जान जा सकती थी। आखिरी 5 मिनट बचे थे। हेलीकॉप्टर जब शिप के पास पहुंचता है, बचाव दल पूरी तैयारी कर लेते हैं। घंटे भर से ज्यादा का समय बचा है। 3 घंटे 30 मिनट की उड़ान के बाद पहली बार फंसे हुए जहाज को देखते हैं। दूर से स्थिति गंभीर नहीं लगती, मगर पास आने पर साफ है कि यह मिशन टीम की परीक्षा लेगी। एहसास हुआ कि शिप बेकाबू है। यह कॉर्क जैसी नहीं, धीरे धीरे लहरों पर डोल रहा है। एहसास हो चुका था हेलीकॉप्टर को वहां उतारना सुरक्षित नहीं होगा। तूफान करीब था। वैज्ञानिक इसे मौसम बम्प कहते हैं। घंटों में हवाएं 35 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर गईं और लहरें 80 फीट 7 मंजिला जितनी ऊंची उठ रही हैं। देखना है कि चलते टारगेट पर आदमियों को उतारने के लिए कितने पास जा सकते हैं। ज्यादा नीचे उतरने पर बचाव टीम जहाज से टकरा सकती है। यह जानलेवा हो सकता है। जब हेलीकॉप्टर मुड़ा, स्वाभाविक रूप से सभी बहुत उत्साहित थे कि अब वे आखिरकार यहाँ से निकल जाएंगे, पर यह आसान नहीं होगा। शिप पर खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। वे अचानक नाव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और फिर उनसे दूर जाने लगते हैं। यही सोच रहे थे, अरे क्या हवा इतनी खराब हो गई कि हमें यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे। जबकि हेलीकॉप्टर पर बचाव टीम बाधाओं का पता लगाने और सबसे अच्छे बर्ताव योजना का निर्धारण करने के लिए चक्कर लगाते हैं। उनके पास ये तय करने के लिए बहुत कम सेकंड है कि बचाव संभव है या नहीं। हेलीकॉप्टर को शिप से बराबर दूरी पर लगातार बनाए रखना था। सर्च एंड रेस्क्यू टेक्नीशियन को डेक पर उतारा जाएगा। एक व्यक्ति केबल को कंट्रोल करेगा ताकि उठाने के दौरान झूलने को कम किया जा सके। एक एक करके हेलीकॉप्टर से ऊपर जाएंगे। इसके हिलने की वजह से टकराने या चोट लगने का खतरा ज्यादा है। पहला बचाव कर्मी अब डेक पर था। गाइड केबल को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ समय का सही होना ही सब कुछ है। क्रू मेंबर्स डरे हुए थे क्योंकि पहले कभी किसी को हेलीकॉप्टर से तार से ऊपर नहीं खींचा गया था। 2 लोगों का वजन उठाने के लिए केबल कमजोर लग सकती है, लेकिन एक बार में 800 किलो से ज्यादा वजन उठा सकती थी। दूरी बनाए रखने के लिए पायलट को लगातार पावर एडजस्ट करनी पड़ती है। हेलीकॉप्टर कभी भी स्थिर नहीं रहता। शिप कुर्सी की तरह दोनों तरफ 45 डिग्री झुकते हुए नीचे हिल रही थी। एक एक करके चालक दल के सदस्य ऊपर उठाए जाते हैं। डेक पर अभी भी 6 नाविक बचे हैं। केवल 25 मिनट तक और मर्राने के लिए पर्याप्त ईंधन है। हेलीकॉप्टर की इंजन की पावर लगातार बदल रही थी। मर्राने की स्थिति बनाए रखने के लिए इंजन 100% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। कभी कभी तेज हवाएं रोटर में आ जाते हैं, जिससे पायलट को परेशानी होती है। यह निरंतर बदलाव भारी कंपन पैदा कर हेलीकॉप्टर और पायलट दोनों पर जबरदस्त शारीरिक दबाव डालता है। अब 11वें नाविक को ऊपर ले जाने की तैयारी शुरू हुई। पायलट फ्यूल गेज पर करीबी नजर रखे हुए हैं। उनका ईंधन और दिन दोनों ही खत्म हो रही है। जल्द ही नागरिकों की परवाह किए बिना शिप को मजबूरन छोड़ना होगा। शांत रहना था, खासकर कैप्टन को। वे डर नहीं दिखा सकते थे ताकि दूसरे न डरें। समय कम था, बस धैर्य रखना था। हेलीकॉप्टर घंटों से नाव पर मंडरा रहा है। हवा तेज थी, लहरें और बड़ी हो रही थी और रोशनी कम हो रही है। रेडियो पर दबाव बढ़ता है। ऐसे में पायलट जल्दबाजी करने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें यह काम हर हाल में पूरा करना होगा। हर किसी ने आखिरी बार हेलीकॉप्टर को देखने की कोशिश की। बचाए गए नागरिकों को यह एहसास नहीं है कि कॉकपिट में पायलट एक खतरे से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे नाविकों की वजन के साथ साथ
होवर मोड में इंजन पर पड़ने वाले दबाव के कारण रोटर्स में गिरावट या धीमापन आ रहा है। पावर और रोटर की गति घटने पर आपको अंजाम पता होगा। अब उड़ान मुमकिन नहीं थी। धूल भरी आंधी तूफान आ रहा था। जहाज पर बचे लोगों का भाग्य पायलट के हाथों में था। उनके पास फैसला लेने के लिए बहुत कम समय है। तभी हमें पता चलता है कि कैप्टन ने अपने सभी 15 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद वे अभी भी जहाज पर ही हैं। अब उनकी बारी थी ऊपर आने की। जल्द ही उन्हें भी ऊपर ले लिया गया। टीम ने 17 मिनट में इवैक्यूएशन पूरी कर ली थी। हेलीकॉप्टर के पास सेंट जॉन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त फ्यूल है। जैसे ही हेलीकॉप्टर गति पकड़ता है, झुके हुए रोटर फिर से समान स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन तूफान पास आता जा रहा था। तूफान करीब है और तापमान गिर रहा है। पायलट जानते हैं कि रोटर्स पर बर्फ जमना खतरनाक है। हेलीकॉप्टर में खास डी आइसिंग सिस्टम है, जिसे रोटर आइस प्रोटेक्शन यूनिट RIPU कहते हैं। यह रोटर को गर्मी देकर बर्फ जमने से रोकते हैं, लेकिन इससे बहुत अधिक बिजली खपत होती है। रोटर पर तेजी से बर्फ जम रही थी। RIPU बर्फ हटाने में लगा है और हेलीकॉप्टर भारी लोड के साथ पूरी ताकत लगा रहा है। यह इतनी बिजली ले रहा है कि नेविगेशन उपकरण बंद हो जाते हैं। रात में समंदर के ऊपर बर्फीले मौसम में उड़ते हुए इंस्ट्रूमेंट खोना बहुत चुनौतीपूर्ण है। इनपुट के लिए सिंगल जनरेटर का उपयोग किया जाता था। सेंट जॉन्स 477 किलोमीटर दूर। यात्रियों को अंदाजा नहीं था कि पायलट कॉकपिट में क्या झेल रहे थे। किस्मत अच्छी थी, सब कुछ सही था। शिप के इंजन के बंद होने के 13 घंटे बाद हेलीकॉप्टर आखिरकार सेंट जॉन में उतरता है। हर किसी ने राहत की सांस ली और जमीन पर उतरे। जब आखिरकार हेलीकॉप्टर हवाई अड्डे पर उतरा और 16 क्रू मेंबर के पैर जमीन पर चले, तो यह एहसास बहुत शानदार था। मिशन पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।